गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे राइबोफ्लेविन का चैप्टर। हमारा चल रहा है कि विटामिन B2 को क्या कहते हैं, एक अन्य नाम भी है उसका जिसको क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, विटामिन B2 को ही राइबोफ्लेविन कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं। अब हमने कल की क्लास में क्या किया था कि राइबोफ्लेविन के कार्य क्या हैं उसके बारे में जाना था। आज करेंगे कि राइबोफ्लेविन के कमी होने पर इसके क्या प्रभाव शरीर पर देखने को मिलते हैं। तो इसके कमी के प्रभाव करेंगे। कमी के प्रभाव, राइबोफ्लेविन की कमी से आपको बताया सबसे मेन फंक्शन इसका क्या बताया था कि इसका त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए राइबोफ्लेविन अति आवश्यक होता है। अब आप सोचो कि ये त्वचा को स्वस्थ बना के रखता है जब तक हम लेते हैं इसको संपूर्ण मात्रा में, लेकिन अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले ये हमारा जो इफेक्ट है राइबोफ्लेविन की कमी का जो प्रभाव है वो सबसे पहले उसी पर, इस पर त्वचा पर पड़ेगा। तो त्वचा को ये क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो त्वचा पर सबसे पहला जो इसका कमी का प्रभाव है वो त्वचा पर घाव होना है। इसकी कमी से सबसे ज्यादा त्वचा पर प्रभाव इसमें क्या है कि जो त्वचा की इसकी कमी से सबसे पहले त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। त्वचा, आंखों एवं नाड़ी संस्थान पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसकी हीनता से नाक, कान, गाल और चेहरे की जो त्वचा है वो लाल हो जाती है, इन पर पपड़ियां निकलने लग जाती है और मुंह तथा चेहरे पर घाव होना शुरू हो जाता है। दूसरा, होठों के किनारों पर घाव हो जाते हैं जिसके कारण मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। अगर हम जोर लगाते हैं मुंह पर तो क्या है, इसके जोर लगाने पर इसमें से ब्लड निकलने लग जाता है और इसको फिर क्या नाम दिया है इस बीमारी को? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टेनोटाइटिस इस बीमारी को कहा जाता है जब होठों के किनारों पर खुल नहीं पाते, जोर लगाते हैं तो वो फट जाते हैं और उनमें से खून निकलने लग जाता है, तो ये बीमारी हो जाती है। दूसरा जो इसका कारण है, होठों के किनारे फटने लग जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? चिलोसिस कहा जाता है। एक तो ये हो गया, दूसरा चिलोसिस, होठों के किनारे जो फटते हैं उसे क्या कहते हैं? चिलोसिस कहा जाता है। दूसरा, होठों के ऊपर की जो त्वचा है वो छिल जाती है और जीभ पर घाव हो तथा नीचे की त्वचा है वो अत्यंत मुलायम होती है, ऊपर की जो लेयर वो हट जाती है, नीचे की सॉफ्ट जो स्किन है गुलाबी रंग की है वो ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं और उसके ऊपर अगर धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो इसके ऊपर घाव हो जाते हैं, इसके ऊपर पीले रंग का रवेदार पदार्थ बन जाता है और इसमें से पस निकलने लग जाती है, पीप निकलने लग जाती है जिसको मवाद कहते हैं, वो बन जाती है इसकी कमी के प्रभाव से। अगली एक और क्या हो जाता है, जीभ पर इसमें छाले पड़ जाते हैं, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जीभ सफेद रंग की हो जाती है। आप किसी को देखना उसकी जीभ सफेद मिलेगी, रेड उसके ऊपर चकत्ते से मिलेंगे और वो दाने दाने से दिखाई देंगे, उभरे हुए दिखाई देते हैं, दाने रेड दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है, खाने पीने में अत्यधिक परेशानी होती है। जीभ की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो नष्ट हो जाती है तथा जीभ में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, नील रंग है उनका बैंगनी रंग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोसिटिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्लोसिटिस कहा जाता है। ग्लोसिटिस किसको कहा जाता है? जब जीभ के ऊपर दाने दिखाई देने लग जाते हैं और खाने पीने में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है तब यह बीमारी हो जाती है।
अगला क्या है इसमें, राइबोफ्लेविन की कमी से आंखों पर प्रभाव पड़ता है। इनमें रोशनी सह पाने की क्षमता नहीं होती है, वस्तुएं धुंधली और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, आंखों की पलकें लाल हो जाती हैं तथा उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है, आंख से पानी गिरने लग जाता है, आंखों में जलन होने लग जाती है तथा और यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो कई बार आंखों की जो रोशनी है वो सदा के लिए चली भी जाती है और व्यक्ति को जीवन पर्यंत अंधा बनकर रहना पड़ता है। तो इतनी खतरनाक ये बीमारी हो जाती है कि व्यक्ति अंधा तक भी इस बीमारी में हो जाता है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। राइबोफ्लेविन की हीनता से पुरुषों के अंडकोश पर घाव हो जाते हैं। अगर राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो पुरुषों के जो अंडकोश है उनके ऊपर भी घाव होने लग जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं हैं यानी कि WBC की जीवाणु भक्षण, यानी कि ये क्या करते हैं, आपको बताया कि जो हार्मफुल जो जीवाणु होते हैं, खतरनाक जो जीवाणु होते हैं उनको खाने का काम करते हैं ताकि हमारे शरीर में बीमारियां ना लगे। तो इनकी भक्षण में राइबोफ्लेविन के अभाव से कमी हो जाएगी। अगर राइबोफ्लेविन नहीं लेंगे तो WBC जो जीवाणुओं को खा जाती है अब वो अपना काम छोड़ देंगे और इस कभी कभी नाड़ी संस्थान भी प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण नाड़ियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि नाड़ी विकृति से संबंधित अन्य लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। मैकोलम ने क्या कहा है कि राइबोफ्लेविन की कमी से व्यक्ति दुर्बल, कमजोर, निर्बल, थका और तथा वृद्ध जैसा दिखाई देता है। मैकोलम ने क्या कहा है कि अगर शरीर में राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में थकावट आ जाती है, वह हर समय थका थका सा लगता है और बूढ़ा भी दिखाई देने लग जाता है। भूख नहीं लगती है, शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है और पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, यौवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर में राइबोफ्लेविन की जो कमी है वो किन कारणों से होती है, एक तो अपर्याप्त मात्रा में आहार के सेवन से कमी आ जाती है। तो ये तो क्या थी हमारी कमी के क्या क्या प्रभाव थे कि आपको क्या बताया कि त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, होठों के किनारों पर, त्वचा पर और जीभ पर इसका प्रभाव पड़ता है और किस पे बताया, पुरुषों के अंडकोश पर प्रभाव पड़ता है और आंखें भी प्रभावित होती हैं, आंखें चली भी जाती है, व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। इतनी खतरनाक कंडीशन हो जाती है, इतनी भयावह कंडीशन हो जाती है और WBC की जो कार्य करने की क्षमता है, जो इसकी भक्षण की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, जीवाणु भक्षण क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये इसके कमी के प्रभाव हुए। अब ये कमी क्यों आती है, किन कारणों से आती है राइबोफ्लेविन की कमी? सबसे पहला जो कारण है राइबोफ्लेविन की कमी का वो है आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं लेना। अगर हम अपना खाने में विटामिन B2 पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे, राइबोफ्लेविन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो कमी तो आएगी शरीर में। फिर और एक और क्या कारण है, शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन के बाद आप देखते हैं 2-3 दिन तक या फिर कई दिन तक कई कंडीशन ऐसी होती है जो खाने को नहीं मिलता है, उस कंडीशन में भी उसको इन कमी का प्रभाव उसकी वजह से भी राइबोफ्लेविन की कमी शरीर में हो जाती है। यकृत में रोग हो जाने पर, अगर लीवर के अंदर कोई रोग हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज का काम है, भंडारण का काम है, वो कहाँ पर होता है, आपको पहले भी बताया, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में, कहाँ बताया आपको, लीवर में होता है। तो लीवर में स्टोरेज का काम होता है। अगर लीवर गड़बड़ हो जाएगा, लीवर में खराबी हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, तब भी क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविन की कमी से ये प्रभाव दिखाई देते हैं। अनियमित आदतों के कारण भी प्रभाव पड़ता है, बार बार उल्टी एवं दस्त लगने लग जाते हैं। अनियमित यानी हम कोई भी कार्य अगर टाइम पे नहीं करते हैं, आज 7 बजे किया, कल 9 बजे, कल 10 बजे खाना है, चाहे खाने की बात ही ले लेते हैं, अगर हम टाइम पे नहीं खाते हैं तो उसकी कमी हो जाती है। बार बार उल्टी होने लग जाती है, दस्त भी लग जाते हैं कई बार इसकी कमी से, बार बार उल्टी और दस्त होने से भी राइबोफ्लेविन की कमी शरीर में आ जाती है। मद्यपान, जो
मद्यपान वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, धूम्रपान, नशा जो करते हैं, उनमें भी ये कमी पाई जाती है। पेट में अल्सर होने पर, अल्सर किसको बताया, पेट में अगर घाव हो जाते हैं उनको अल्सर कहते हैं, तो पेट में अल्सर हो जाता है तब भी क्या है, राइबोफ्लेविन की कमी, उसके कारण भी राइबोफ्लेविन की शरीर में कमी हो जाती है। तो ये इसकी कमी के कारण है। अब इसके अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य में अब तक राइबोफ्लेविन की अधिकता से उत्पन्न दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं। हमारे शरीर में आप ऐसी भी कोई भी चीज नहीं मिलेगी कि उसकी अधिकता ज्यादा हो, बस हमारे शरीर में क्या है, वसा की मात्रा अधिक मिल सकती है, कार्बोज की मिल सकती है, लेकिन इस प्रकार के जो विटामिन हैं, मिनरल्स है, खनिज लवण है, उनकी जो अधिकता है वो बहुत ही कम, क्योंकि हम क्या है, डाइट में इतना नहीं खाते कि हमारी पूर्ति ही हो जाए, एक रूप से पूर्ति हो जाए वो ही बहुत गनीमत है, अदरवाइज तो पूर्ति ही नहीं होती है तो अधिकता कहाँ से मिलेगी। तो राइबोफ्लेविन की प्राप्ति के साधन क्या है, अगर कहें कि राइबोफ्लेविन कहाँ से ले, भी क्या खाएंगे तो हमें राइबोफ्लेविन मिलेगा, तो सबसे अच्छा जो इसका साधन है वो सूखा खमीर है, ईस्ट होता है सूखा खमीर। मार्केट में ये दाने के रूप में मिलते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल रूप में दानों के रूप में मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए खमीर, ऊपर जो आटा वगैरह, आटे के अंदर खमीर डालते हैं तो बिल्कुल आटा फ्लफी हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग उसमें फूल भी जाता है आटा इसकी वजह से। तो सर्वोत्कृष्ट जो इसका साधन है वो सूखा खमीर है। अंडे का जो पाउडर है वो है, दूध का पाउडर है वो भी राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है। ताजा अंडा, मांस, मछली, संपूर्ण अनाज जो साबुत अनाज होते हैं, दाल, ताजा दूध हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जड़ एवं कंद वाली जो सब्जियां हैं, पॉलिश किया हुआ चावल, मैदा, भूसी रहित आटा तथा फलों में भी यह अल्प मात्रा में विद्यमान होता है। अब दैनिक मांग कितनी है इसकी, राइबोफ्लेविन की डेली अलाउंसेस कितना है, दैनिक मांग यानी एक दिन में हमें कितना राइबोफ्लेविन खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो एक दिन की जो आवश्यकता है वो डेली अलाउंसेस ऑफ राइबोफ्लेविन, दैनिक राइबोफ्लेविन की मांग। तो जो क्योंकि राइबोफ्लेविन कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में सहायता प्रदान करता है, तो इसीलिए इसकी जो मात्रा है सबसे ज़्यादा क्या है, वयस्क है, या कहे कि जैसे कोई वयस्क पुरुष है और वो हल्का काम करने वाला है, अत्यंत हल्का कार्य करने वाला है, तो उसको 1.4 मिलीग्राम पर डे, उसको मिलीग्राम में है इसकी, तो कितनी देनी पड़ेगी हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को। आपको बताया था कि हल्का कार्य करने वाला, भारी कार्य करने वाला और अधिक श्रम करने वाला, हल्का कार्य करने वाला जो है उसको 1.4 मिलीग्राम पर डे, ये क्या होता है हमारे पर डे, यानी एक दिन में हल्का कार्य करने वाला कोई पुरुष है, काम कम करता है, तो उसको कितना मिलेगा, 1.4 मिलीग्राम उसको प्रतिदिन राइबोफ्लेविन देना है। फिर साधारण जो काम करता है उसको 1.6 मिलीग्राम देना है, अधिक श्रम करने वाले को, साधारण को 1.6 है और अधिक करने वाले को 1.9 है। तो साधारण कार्य करने वाले को और अधिक श्रम करने वाले को, जो मेहनत अधिक करते हैं, फिजिकल वर्क अधिक करते हैं, उनको कितना देना पड़ेगा, 1.9 मिलीग्राम उसको पर डे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से डेली का अलाउंसेस है कि उसको कितना कितना खाने में देना है। वयस्क स्त्री है, अधिक हल्का श्रम करने वाली है, 1.1 है, और इसको देना पड़ेगा, जैसे हल्का कार्य करने वाली स्त्री है तो 1 उसको कितना देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा उसको। साधारण कार्य करने वाली है तो 1.3 देना पड़ेगा, और अधिक श्रम करने वाली है तो उसको 1.5 देना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि स्त्रियों की जो महिलाएं हैं
ज़्यादा है और लेडीज़ की कम होती है। गर्भवती स्त्री है उसको जितना ये है, जितने इनमें से जो भी है, चाहे वो हल्का कार्य करने वाली है, चाहे वो साधारण, चाहे वो अधिक श्रम करने वाली, इनमें से जो भी है उसमें क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, प्लस 0.2 कर देंगे, 0.2 मिलीग्राम उसका इतना और बढ़ा देंगे। तो इतने हमारे शरीर में इसकी थोड़ी थोड़ी ही आवश्यकता होती है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। दूध पिलाने वाली माता है तो उसमें से कौन सी भी है, उसमें क्या कर देंगे 0.4, ये क्या कर देंगे, उसका प्लस कर देंगे, जितना भी है 1.5 है तो उसमें 0.4 और प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका डेली का अलाउंसेस हो जाएगा। अब इसमें क्या है आगे, जैसे कि कोई किशोरावस्था है उसमें 1.5 है, 13 से 15 साल का जो बालक है, लड़कियों की 1 से 2 मिलीग्राम है, फिर 16 से 18 वर्ष का लड़का है उसके लिए 1.6 मिलीग्राम है, 16 से 18 वर्ष की बालिका है उसके लिए 1.2 मिलीग्राम है। ऐसे ही बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष का बच्चा है तो उसको 0.6 मिलीग्राम, 4 से 6 वर्ष का बच्चा है तो उसको 0.9 मिलीग्राम, 7 से 9 वर्ष का बच्चा है तो उसको क्या देंगे 1.1 देंगे 1 मिलीग्राम, और 10 से 12 वर्ष का बच्चा है तो 1.2 मिलीग्राम उसको खाने में देंगे। अब शैशवावस्था में क्या है 65, इसमें क्या है, जैसे कि शैशवावस्था है 0 से 6 माह और 6 से 12 माह का बच्चा है, 0 से 6 माह और ये कहेगी 7 से 12 माह का बच्चा है तो उसको कितना देंगे, इसको तो देंगे 65 और इसको देंगे 60। अब क्या देंगे 65 मिलीग्राम पर केजी, और इसको कितना देंगे 60 मिलीग्राम पर केजी। छोटा बच्चा हो तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन किसके हिसाब से है पर केजी, मतलब इस बच्चे का 2 किलो वजन है तो उसका कितना करना पड़ेगा, 1 किलो वजन है तो उसको 65 मिलीग्राम देना पड़ेगा। अगर उसका वजन 2 किलो है तो 6.65 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, उसका डबल आ जाएगा। तो इतना उसको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसके शारीरिक भार के अनुसार उसको राइबोफ्लेविन की मात्रा दी जाएगी। इसी प्रकार 7 से 12 साल का बच्चा है उसको भी 60 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देना है। 3 किलो वजन है तो उसको कितना देना है 180 उसको दे देंगे हम। जैसे 3 केजी का बच्चा है तो उसको कितना देंगे 60 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 मिलीग्राम उसको राइबोफ्लेविन आहार में उसको देंगे। तो ये हुई राइबोफ्लेविन का चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको बताया राइबोफ्लेविन क्या था, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, इसके कार्य क्या क्या थे राइबोफ्लेविन के या कहें B2 के, इसकी कमी के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसके शरीर में अधिकता आपको बताई नहीं होती है और किससे इसकी प्राप्ति होती है, और राइबोफ्लेविन की जो दैनिक मांग है विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए वो कितनी है। तो ये थी हमारा जो राइबोफ्लेविन का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।